जय भारत। आज का वीडियो एक बायोग्राफी है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी है। और ये बायोग्राफी शुरू करने से पहले मैं इन्हीं के वर्ड्स को दोहराना चाहूंगी। इट्स वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट्स वेरी हार्ड टू विन समवन। दूसरों को हराना बहुत ही आसान है बट दूसरों को जीतना बहुत डिफिकल्ट है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूरे भारत को जीता। कितना मुश्किल काम उन्होंने किया, क्योंकि उनका जन्म जिस तरह से, जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में हुआ, वहां से ऊपर उठ के एक भारत के प्रेसिडेंट बनना, और भारत के केवल प्रेसिडेंट ही नहीं, एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसको बच्चा बच्चा बहुत प्यार करता है, ये इनकी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमारे भारत में भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा एक ही व्यक्ति अभी तक हुआ है, और बहुत इनके लिए बहुत मन में इज्जत है, प्यार है और गर्व है कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत में इनका जन्म हुआ। तो शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम सिटी आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है वहाँ के टेम्पल के लिए। शिव जी का टेम्पल वहाँ पे बहुत फेमस है। तो वहाँ उस टेम्पल से 10 मिनट की दूरी उनके घर की थी। उनकी बर्थ डेट थी 15 अक्टूबर 1931। और जब वहाँ इनका, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ, उस समय उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, गरीब फैमिली से थे। इनके पिताजी के पास एक नाव थी। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम था, और इनके पिताजी का नाम जलाबुद्दीन अब्दुल कलाम और माताजी का नाम हाशी अम्मा था। पिताजी बहुत ही, जैसे कि आपको मैंने बताया, गरीब थे। एक छोटी सी नाव थी इनके पास, और उस नाव से ये उस समय क्या करते थे कि वहाँ पे जो रामेश्वरम में श्रद्धालु जाते थे, उनको ये धनुष कौड़ी लेके जाते थे, और धनुष कौड़ी से ये रामेश्वरम लेके आते थे। इस तरह से नावों से ही इनका घर बार चलता था। और उसके बाद वहाँ में पंपन पुल बन गया, जिसकी वजह से इनकी आय और भी ज़्यादा कम हो गई। और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में इनकी नाव भी डिस्ट्रॉय हो गई, और जब इनकी नाव डिस्ट्रॉय हो गई तो इनका आय का कोई साधन नहीं था। तो बहुत ही छोटी उम्र में एपीजे अब्दुल कलाम जी को काम करना पड़ा। इन्होंने पेपर देना शुरू कर दिया। पेपर बांटने से लेके इन्होंने प्रेसिडेंट का जो अपना एक मुकाम पाया, ये वाकई में बहुत बहुत बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ है और बहुत प्रेरणा देने वाला है। इनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, माताजी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। बावजूद इसके इनके पिताजी को एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और ये अपने बच्चों को समझाते थे कि आपको पढ़ लिख के कुछ बनना है आगे। और अपने पिताजी के ही इनकरेज की वजह से इन्होंने पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। शुरुआती पढ़ाई इनकी वहीं रामेश्वरम में हुई। इनका जो शुरुआती स्कूल था, श्वार्ट्ज हायर स्कूल ऑफ जो रामेश्वरम में था। तो इस स्कूल में ये काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा इनका जो ये मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छे पावरफुल जो एक स्टूडेंट नहीं थे, बहुत ही शार्प स्टूडेंट नहीं थे। बावजूद इसके ये बहुत मेहनत करते थे। आप एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद आप पढ़ाई में पूरा मन लगाते थे, पूरी मेहनत करते थे। स्कूलिंग इनकी खत्म हो गई और रामेश्वरम में कोई कॉलेज नहीं था, तो कॉलेज करने के लिए इनको रामेश्वरम से बाहर जाना था। तो इन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि रामेश्वरम के बाहर जाके पढ़ाई करा जाए। तो फैमिली ने इनका पूरा सपोर्ट किया, और त्रिशरापल्ली, ये रामेश्वरम के बाद एक बड़ा शहर है जहाँ पे कॉलेज है, सेंट जोसेफ कॉलेज, जहाँ पे इन्होंने अपना कॉलेज किया। जब इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो इनके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि इनको ये फीस दे पाए। उस समय इनकी कॉलेज की फीस 1000 रुपये थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और इनकी जो अक्का थी, अक्का तमिल में बड़ी दीदी को बोलते हैं। ये 3 भाई बहन थे, 3 भाई और 1 बहन। तो इनकी अक्का की उस समय शादी हो चुकी थी। जब अक्का को पता चला, इनकी दीदी को पता चला कि ये
पढ़ाई करना चाहते हैं कॉलेज में और कॉलेज की फीस के पैसे नहीं है, उन्होंने अपने सोने के कंगन बेच के उनकी फीस दी। और ये बात कलाम जी को बहुत ही ज्यादा टच हो गई। हार्डली उन्होंने ये मन में ये कर लिया, निश्चय कर लिया कि उनको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और उनको उनकी फैमिली के लिए कुछ करना है। फैमिली बहुत भरोसा उन पे करती है, उस भरोसे को उनको तोड़ना नहीं है और आगे उनको कुछ बन के दिखाना है। तो उन्होंने मन लगा के पढ़ाई की और कॉलेज अपना फिनिश किया। कॉलेज फिनिश करने के बाद इन्होंने 1955 में चेन्नई आ गए। चेन्नई में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, जो कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। तो यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद इनका जो मन था वो एयरफोर्स की ओर हुआ। ये एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, काफी मेहनत एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए इन्होंने की, मगर कंपटीशन बीट करने के बाद ये कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हुए। लगभग 22 लोग इस कंपटीशन में बैठे थे, 22 में से 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और काफी कड़ी मेहनत के बाद भी ये 8 लोगों में नहीं आ पाए। इनका 9वां नंबर था, पर उसके बाद ये निराश नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि ये सिलेक्ट नहीं हुए तो लाइफ में आगे इन्होंने अब क्या करना है उसके लिए सोचा नहीं। इन्होंने लाइफ में मूव किया और आगे इनको बढ़ना है, इसके लिए उन्होंने दूसरा स्टेप लिया। तो उसके बाद 1960 में इन्होंने एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन किया। इन कॉस्पर कमेटी के ये सदस्य भी हुए और इस कमेटी में ये विक्रम साराभाई जी के जूनियर थे। विक्रम साराभाई अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इनके साथ मिलके इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। 1969 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इनको बहुत सारे मौके मिले अपनी प्रतिभा दिखाने को और भारत उस समय काफी टेक्नोलॉजी में पीछे था। भारत में कोई भी उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो हम लोगों के लिए सरवाइव करना ही बहुत बड़ी बात थी। सरवाइव करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के नाम पे हम जीरो थे और जो भी देश जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, लाइक अमेरिका, चीन और रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये देश हम भारतीयों को, इंडियंस को कुछ नहीं समझते थे, बहुत बुरी नजरों से देखते थे कि ये लोग कुछ नहीं है, बहुत छोटा और बहुत बेकार देश है। इस तरह की इनकी सोच थी। तो इनकी सोच को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बदला, क्योंकि ये क्या करते थे, आए दिन भारत को धमकी दिया करते थे क्योंकि ये न्यूक्लियर स्टेट थे, न्यूक्लियर इनके पास था। तो ये हम लोगों जो इंडियंस हैं उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम करने की इजाजत भी नहीं देते थे। काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दी थी इंडिया पे कि आप भारत में परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते। बट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को, ये जो जितने भी देश हैं जो कि न्यूक्लियर जो देश हैं और इनके साथ साथ काफी ज्यादा इनकी जो टेक्नोलॉजी है हाई है, तो भारत को भी इन्होंने इनकी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। भारत को सबसे पहले इन्होंने रोहिणी, इनका पहला सैटेलाइट दिया। भारत में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किए। प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट विलेन में इन्होंने काम करके मिसाइलें बनाई और ये मिसाइलें इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि भारत सरकार ने इनसे अनुग्रह किया कि ये कंटिन्यू मिसाइल की प्रोग्रामिंग करें और मिसाइल बनाएं, मिसाइल बनाते रहे। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय, इंदिरा गांधी जी ने इन्हें अच्छा खासा, इनको जो चाहिए था वो सारा फंड इनको अवेलेबल कराया और इन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल, भारत के लिए कई सारी मिसाइल बनाई जो कि हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं थी और उस वजह से इनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ा। तो इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, रोहिणी जैसी मिसाइल और सैटेलाइट, जो कि काफी ज्यादा अच्छी सैटेलाइट और मिसाइल थी, बनाई। 1992 से लेके 1999 में
इन्होंने सीक्रेट न्यूक्लियर परीक्षण किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो अमेरिका, चीन और ये रशिया और ये ब्रिटेन, इन्होंने क्या किया था, भारत पे ना ये लगा दिया था कि इन्हें कि आप पे प्रतिबंध लगा दिया था, आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। पर अब्दुल कलाम जी ने और इनके साथ बाकी कुछ साइंटिस्ट, इन लोगों ने मिलके बहुत मेहनत की और काफी छुप छुपा के इन्होंने पोखरण का परीक्षण किया। पोखरण 2 में इन्होंने ये परीक्षण, पोखरण 2 का इन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण किया और न्यूक्लियर परीक्षण करने के बाद ये भी बहुत बड़े भारत के हीरो बन के लोगों के सामने आए। भारत की जनता, भारत का यूथ, भारत के बच्चे इन्हें बहुत प्यार करने लगे, एक रियल हीरो जो इनको अपना मानने लगे। 2002 में इनको इंडियन प्रेसिडेंट के लिए नामांकन किया गया और 2002 में बहुत बड़ी जीत के साथ ही ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। और ये जीत बहुत ही बड़ी थी। इनके जो आगे खड़े थे इनके साथ में इनका वोट का औसत बहुत ज्यादा था। इनको बहुत बड़े सम्मान, प्रेसिडेंट बनने से पहले ही इनकी देश सेवा के लिए बहुत सारे इनको पहले ही सम्मान दिए जा चुके थे। प्रेसिडेंट के बाद में भी इन्हें कई सम्मान दिए गए। भारत रत्न इनके प्रेसिडेंट बनने से पहले ही इनको मिल गया था। पद्म भूषण और इसके अलावा काफी ज्यादा इनको एजुकेशन की फील्ड में काफी ज्यादा इनको सम्मान दिए गए। 5 साल का अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद में प्रेसिडेंट का इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के एज अ चांसलर के रूप में कार्य किया और उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि मद्रास चेन्नई में है, तो अन्ना यूनिवर्सिटी में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ये भारत से बहुत प्यार करते थे। अपने देश से प्यार करने की वजह से इन्होंने देश में एक यूथ को रिलेट करते हुए एक मूवमेंट चलाई। इस मूवमेंट का नाम था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये मूवमेंट बेसिकली करप्शन के लिए थी। करप्शन को दूर करने के लिए हमारे भारत से इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी और इससे यूथ इनके साथ जुड़ा हुआ था। काफी अच्छी अच्छी बुक्स भी इन्होंने लिखी थी। इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर और इग्निटेड माइंड, ये वो बुक्स थी जो काफी ज्यादा इनकी पॉपुलर बुक हुई, बहुत ही अच्छी बुक्स थी। 27 जुलाई 2015 को ये इनका लास्ट डे था। काफी ज्यादा देखिए कितने ये अच्छे इंसान थे कि इंसान जब उसका लास्ट टाइम आता है तो मोस्टली इंसान बहुत तकलीफ में होता है और बहुत तकलीफ के बाद मृत्यु होती है, बट इन्होंने अपने लास्ट टाइम तक कार्य किया, देश की सेवा। इन्होंने IIM शिलोंग में अपना लेक्चर ये दे रहे थे 27 जुलाई को और लेक्चर देते स्टार्ट होने के 2 मिनट के बाद इनके सीने में दर्द हुआ और ये गिर गए और उसी के कुछ घंटे बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इन्होंने उस दिन दुनिया छोड़ दी। तो बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति जो कि अपने लाइफ के आखिर समय तक इन्होंने भारत की सेवा की। IIM शिलोंग में ये यूथ को लेक्चर दे रहे थे, संबोधन कर रहे थे, मतलब काम इनके लिए काम पूजा था और वो पूजा करते करते ही इनकी जो डेथ हुई। काफी अच्छे दिल के ये थे, काफी इनका कोई धर्म नहीं था। ये पूरे तरह से ये पूरे भारत में जो भी धर्म है उसके लिए ये बहुत ही इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ये मुस्लिम होते हुए भी इन्हें हिंदू के जो ये रामेश्वरम मंदिर था वहां पे जाना अच्छा लगता था, वहां पे मंत्र सुनना अच्छा लगता था। इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो भी हिंदू थे। इसके अलावा इनकी जो भी अलग धर्म थे उसमें भी इनकी काफी रुचि रहती थी। तो इनका जो सोशल इनका जो बैकग्राउंड था वो ऐसा था कि ये पूरी तरह से भारत में केवल एक भारतीय थे। इनकी पहचान ये नहीं थी कि ये मुस्लिम थे, कि ये क्रिश्चियन थे, कि ये हिंदू थे। इनकी पहचान ये थी कि ये राष्ट्रवादी थे और
मेरी ओर से मैं कलाम जी के लिए बस ये लाइनें बोलना चाहूंगी, ना ये हिंदू थे ना ये मुस्लिम थे, ये केवल एक राष्ट्रवादी थे और ये अब्दुल कलाम थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय भारत।